हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और क्लास 10th आरबीएससी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम चल रहा था अपने, जिसमें न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने अभी तक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पूरा समझाया, साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितनी भी हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे जो है वो देखेंगे कि ओवरऑल इसका प्रोसेस एक साथ अगर हम समझें कि पूरा प्रोसेस, ये डाइजेशन का प्रोसेस कैसे चलता है और एक साथ अगर लिखना पड़े तो क्या बातें लिखेंगे, है ना। पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में लिखोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना सारा नहीं लिखना होता है। क्या मेन चीजें आपको उसके प्रोसेस में इंक्लूड करनी है, तो वो हम लोग ओवरऑल प्रोसेस एक साथ अभी पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में डायग्राम कैसे बनाना है वो भी आप लोगों को बताता जाऊंगा, तो आप लोग देखिए। ठीक है, ये आपके हो गया बक्कल कैविटी। वैसे मैंने एक डायग्राम का वीडियो अलग से बना रखा है, आप लोग वहां से भी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखो, डायग्राम में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ये हो गया नेसल कैविटी। बेसिकली ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि ये यहाँ काफी नजदीक है और ये वाला जो पार्ट है ये इससे मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं। इसके बाद आपके ये जो है दैट इज फेरिक्स। ठीक है, ये आपके इसोफेगस ट्यूब। ठीक है, या इसको हम लोग इसोफेगस या हम लोग इसको बोल देते हैं फूड पाइप, शॉर्ट में लिखते हैं फूड पाइप। ठीक है, अब यहां से आपके स्टमक बना दिया हमने, और फिर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लें आप। और अब इसके बाद आप लोग क्या करें, थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन को पहले बना लें। ठीक है, अब यहां पर आपके ठीक है, इस तरीके से ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन बना दी। तो नाम लिख लें आपके, हाँ, यहां पर ग्लैंड भी बना लें साथ साथ। ये आपके लगभग 2 पार्ट में ऐसे रहता है। ये आपके पेनक्रियाज हो गया। यहाँ पर ट्यूब ऐसे बता लें आप। ठीक है, क्लियर। ऑलमोस्ट सारे पार्ट हम लोगों ने बना दिए हैं।
अब आपको नेमिंग देना है। ये हो गया स्टमक, ठीक है। ये जो पोर्शन है दिस इज योर डियोडिनम, ठीक है। ये आपके लीवर, ये आपके गॉल ब्लैडर, और ये आपके बाइल डक्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, बाइल डक्ट ये ट्यूब हो गई। इसके बाद आपके ये हो गया पैनक्रियास, ठीक है। और फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का ये अपर पार्ट डियोडिनम, इसके बाद ये लोअर पार्ट दैट इज कॉल्ड योर स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मली हम कहते हैं, बट ये भी आपको मैंने बताया था 3 पार्ट में होता है, तो डियोडिनम, जेजुनम, फिर इलियम, ठीक है। अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं सीधा सा लिख दूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद ये जो है दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं ये जो पोर्शन है दैट इज योर अपेंडिक्स। हालांकि कोई रोल नहीं है इसका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको अपन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट ये है दैट इज कॉल्ड रेक्टम, और लास्ट में ये होता है आपके एनस। चलिए, तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, आप लोग भी जानते हैं, प्रोसेस स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बक्कल कैविटी के 3 कंपोनेंट की हम बात करते हैं हमेशा, आपके टीथ, टंग और स्लाइवरी ग्लैंड। टीथ का काम है खाने को चबाना, बाइट लेकर के, फिर उसको च्यूई करना, ग्राइंड करके एकदम से उसका चूरा बना देना। टंग का काम होता है जो स्लाइवा आ रहा है, स्लाइवा के साथ उसे प्रॉपर मिक्सअप करना। अब आपके यहाँ पर मेन रोल जो है वो यहाँ पर जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, इस जगह आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएगी, एक तरीके से आप कह लें यहाँ पर इससे कनेक्टेड रहती है। तो वो जो स्लाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला जो स्लाइवा है वो आपके यहाँ पर क्या करता है, तो स्लाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला, स्लाइवरी ग्लैंड से आपके जो क्या निकलता है, स्लाइवा निकलता है। और ये स्लाइवा क्या करता है, ये आपके खाने को एक तो करता है मॉइस्चराइज, है ना, हमने स्टार्टिंग में भी इसका फंक्शन देख रखे हैं। तो ये क्या करता है, खाने का करता है मॉइस्चराइज, खाने को मॉइस्चर करता है, चबाने में आसानी होती है। उसके साथ ये आपके क्या करता है, खाने को लुब्रिकेटेड बना देता है। खाने को क्या करता है, लुब्रिकेटेड बनाने का काम करता है, जिससे खाना इजीली आप सॉलो करके नीचे उतार सकते हो। अब डाइजेशन में रोल क्या है, डाइजेशन में इस सलाइवा का जो रोल है वो है कि ये आपके खाने के अंदर जो स्टार्च होती है, जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म है स्टार्च, उस स्टार्च को ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, मेल्टोज जिसको अपन कहते हैं। क्लियर चीज। तो आपके यहां पर स्लाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला स्लाइवा, स्लाइवा में क्या होता है, आपके एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं उसको, स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज। और ये स्लाइवरी अमाइलेज जिसको टाइलिन भी कहा जाता है, जो क्या करेगा, आपके खाने के अंदर जो स्टार्च है उस स्टार्च को ये मेल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स शुगर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। क्लियर चीज, ये आपके कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर के अंदर। तो ये आपके सबसे पहले कहां होता है ये सारा काम, ये माउथ के अंदर होता है। और ऑलमोस्ट आपका जो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहां पर स्टार्ट हो जाता है। और लगभग आपका 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या माउथ बक्कल कैविटी के अंदर हो जाता है।
ठीक है, मैं आपके नोट्स भी साथ साथ बताता जाता हूं, आप समझते जाइए क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं। सो इन द माउथ व्हाट हैपेंस, द डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ वेयर द फूड इज च्यूड एंड मिक्स विद द सलाइवा। आपका डाइजेशन यहीं पर स्टार्ट हो जाता है जहां पर आपके खाने को पहले चबाया जाता है और उसके बाद उसे सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। तो सलाइवा कंटेन द एंजाइम, सलाइवा में एक एंजाइम है, नाम याद कर लें, सलाइवरी अमाइलेज, जिसे एक और नाम है टाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? टाइलिन। ये क्या करेगा, ये स्टार्च जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है उसे किसमें कन्वर्ट करेगा, सिंपल शुगर मेल्टोज, नाम में लिखा हुआ आप लिख लीजिए बोले मेल्टोज। तो एक तरीके से आपके कॉम्प्लेक्स शुगर किसमें कन्वर्ट होगी, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगी। अबाउट 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक प्लेस हियर, यहां पर 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट आगे के प्रोसेस में डाइजेस्ट होगी, बट 30% यहां पर डाइजेस्ट हो जाती है। अब आपका खाना है ना, जो खाने का एकदम पेस्ट जो बनता है, दैट इज कॉल्ड बोलस। ध्यान रखिएगा द वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी सारी याद करनी है कि अब माउथ के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद खाने का जो फॉर्म तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड योर बोलस। तो वो बोलस जो फॉर्म है, वो खाने का जो पेस्ट टाइप जो पार्ट है, दैट मूव्स डाउन टू फेरिक्स, वो यहां से कहां आएगा, आपके फेरिक्स में आएगा। फेरिक्स इज द जंक्शन वेयर नेसल पाथ एंड द ओरल पाथ कनेक्ट, जहां पर आपका माउथ वाला हिस्सा और नोज वाला हिस्से का जो पाथ है वो आपस में आकर के एक कॉमन पाथ में कन्वर्ट होते हैं, तो उस जगह को फेरिक्स कहा जाता है। तो ये आपके फेरिक्स से होता हुआ खाना कहां जाएगा, आपके इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, आपके फूड पाइप, जिससे खाना स्टमक की तरफ जाता है। यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि फेरिक्स के जस्ट बाद जब आप खाना आगे बढ़ता है, इट हैज टू पाथ, वहां फूड पाइप भी है और विंड पाइप भी है, खाना विंड पाइप में नहीं जाता। उसका कारण आपको बताया था, दिमाग में याद करें क्या बताया था, क्यों खाना विंड पाइप में नहीं जाता। देयर इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। और उस एपिग्लोटिस की वजह से खाना कभी भी आपके विंड पाइप में नहीं जाता, वो हमेशा कहां जाता है, फूड पाइप में। खाना खाते समय बातें नहीं करनी होती है, कारण क्या होता है, बोलते हैं तो आपका एपिग्लोटिस प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाता और हो सकता है खाना कहां चला जाए, आपके विंड पाइप में चला जाए, तो आपको खांसी आएगी, प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगा और तबियत बिगड़ सकती है। इसलिए खाते समय बात करने की मनाही होती है। क्लियर, समझ गए बात को। सो अब आपका खाना इसोफेगस से होता हुआ, इसोफेगस में भी क्या चलता है आपको पता होगा, एक मूवमेंट चलता है जिसके द्वारा खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलता है ये मूवमेंट। उस मूवमेंट का नाम बताया था, टर्मिनोलॉजी याद करें, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर। अब ये खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से धीरे धीरे इसोफेगस से होता हुआ कहां आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक की स्टार्टिंग और इसोफेगस के एंडिंग पर क्या होगा, आपके स्फिंक्टर मसल्स होगी, क्या करेगी, वो खाने को धीरे धीरे करके स्टमक में डालेगी। ये चीज खाने को क्या करेगी, धीरे धीरे वो स्टमक में एंटर करवाने का काम करेगी, ताकि एक साथ जाम ना लगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। बहुत एक साथ आपके कहीं पर भी कोई चीज जाने की कोशिश करे तो क्या होता है ना, आपको जब स्कूल की छुट्टी होती है तो क्या होता है, आपके सब एक साथ निकलने की कोशिश करते हो, कई बार गेट के अंदर फंस जाते हो, होता है कि नहीं होता है। तो अब ऐसा हो सकता है यहाँ पर एक साथ खाना अगर ज्यादा आने की कोशिश करे तो फंस जाए यहाँ पर, और हो सकता है आगे ना जा पाए। तो क्या होता है, आप लाइन मिला के चलो, जब लाइन मिला के चलते हो तो इजीली सब निकलते हो, फटाफट निकल जाते हो। तो यहाँ पर भी यही है, खाने को धीरे धीरे एक सीक्वेंस के फॉर्म में यहाँ पर एंटर करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। क्या नाम था, इसोफेगल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, उसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो खाना आपके कहां आ गया, स्टमक के अंदर आ जाएगा। अब स्टमक में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द स्टमक। तो स्टमक के अंदर जैसे ही खाना आता है, स्टमक उस खाने को क्या करता है, चर्न। स्टमक में भी मूवमेंट चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, और इसमें सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। कहां से सीक्रेट होगा, ये होगा आपके स्टमक के अंदर, एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आप कह लो, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, तो वहां से सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब वहां पर कई अलग अलग तरीके की सेल होती है उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में, आप ये मान सकते हो, जहां से अलग अलग तरीके की चीजें क्या होती है, सीक्रेट होती है। एक एक करके समझते हैं। तो स्टमक की वॉल से क्या सीक्रेट हुआ, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। ये खाने के साथ जब मिक्सअप हो जाता है तो खाना यहाँ पर फाइनली देखो, यहाँ पर खाने का कौन सा फॉर्म है, बोलस, और जब खाना यहां से जाने का काम करेगा तब इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइम। क्लियर, ये कौन से फॉर्म में होगा, काइम के फॉर्म में होगा।
तो खाना आपका फाइनली कन्वर्ट होगा काइम में। बट क्या क्या इस दौरान होता है, गैस्ट्रिक जूस से काइम में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या बीच में हुआ वो सारा समझते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है वो समझ लें। पहला है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। क्या है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। इट इज नॉट अ एंजाइम, इट इज अ प्रो एंजाइम, एंजाइम के पहले वाला रूप, इसलिए इसको बोलते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ठीक है, बाद में ये एंजाइम में तो कन्वर्ट होगा। एक साथ में है रेनिन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरी चीज जो है वो है म्यूकस। क्लियर? इस तरीके से इसके अंदर आपके एंजाइम के फॉर्म में एंजाइम, प्रो एंजाइम कह सकते हो पेप्सिनोजन, फिर एक दूसरा एंजाइम है रेनिन, तीसरी चीज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा है म्यूकस। क्लियर? अब ये क्या है और क्या काम करते हैं? सबसे पहला काम आपके हम कह दें प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ये जब सीक्रेट होता है तो ये एसिडिक मीडियम, जो यहाँ एसिड सीक्रेट होगा, इस एसिडिक मीडियम की वजह से ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव एंजाइम। अभी ये जो फॉर्म था इट इज नॉट एन एक्टिव, ये खाने का डाइजेशन नहीं कर सकता था, खाने के किसी भी कंपोनेंट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, तो ये अभी इनएक्टिव स्टेज में था। लेकिन एसिडिक मीडियम में आते ही ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एक एक्टिव पेप्सिन के अंदर क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। क्लियर चीज? पहली चीज क्या समझी हमने? प्रो एंजाइम एसिडिक मीडियम में एक एक्टिव पेप्सिन एंजाइम के रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है? पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन जो है वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लियर चीज? ये क्या करेगा? आपके फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्वेश्चन आते हैं कई बार अलग से, नेम एनी टू प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई दो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम बताओ, उसमें से एक हमेशा आप याद रखिए, कौन सा हो गया? पेप्सिन। और भी आगे आएंगे बताते हैं। रेनिन, नेक्स्ट क्या था? रेनिन। रेनिन इज एन एंजाइम, रेनिन भी क्या है? एक एंजाइम है। बट ये मोस्टली छोटे बच्चों के अंदर, इन्फेंट जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो जिनका मेन फूड होता है मिल्क बेस, जो दूध पे ज्यादातर निर्भर होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लोग, अब कोई रोटी सब्जी तो खाते नहीं उस समय, वो ज्यादातर जो चीजें यूज करते हैं वो क्या होती है? मिल्क होती है। तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल तरीके के एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दैट इज योर रेनिन। तो रेनिन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। क्लियर? रेनिन क्या करता है? छोटे बच्चों के अंदर ये आपके मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मैं साथ में बता दूं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा फूड जो है फिर और कई फॉर्म में आ जाता है, फिर ज्यादा मिल्क प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं जाता और उसकी फिर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो फिर ये रेनिन का जो सिक्रेशन है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, न के बराबर रहता है। क्लियर चीज? इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिड। क्या सीक्रेट हो रहा है इसके अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट कहां से होता है? ये क्वेश्चन आता है। ऑक्जेंटिक सेल, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक सेल स्टमक के अंदर कौन सी सेल से सीक्रेट होता है? ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल से जो हाइड्रोक्लोरिक सीक्रेट होता है, इसका काम क्या है? इसके दो काम हो गए। पहला काम तो हमने यहीं पढ़ लिया, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिव करना, है ना, ये एक्टिव नहीं था तो उसे एक्टिव किया एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके। दूसरा काम इसका जो होता है, टू किल द जर्म्स विच एंटर विद द फूड। खाने के साथ बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं, जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा? आपके खाना हवा में होता है और हवा से जब हमारे माउथ में जाता है तो हवा के अंदर कई सारे बैक्टीरिया जो उस खाने पे अटैच होकर के क्या होता है? बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अगर वो एंजाइम जो जर्म्स हैं वो आपके स्टमक में गए और वो किल नहीं किए गए तो दे मे क्रिएट सम इन्फेक्शन और सम डिजीज, वो आपके कोई ना कोई डिजीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू किल देम, उन्हें मारना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, एंड दैट प्रोसेस इज डन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये उन्हें किल करने का काम करता है। काफी स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपके खाने के साथ जो जर्म्स अंदर जाते हैं, जो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, उन्हें किल करने का काम करता है। तो इसके दो फंक्शन हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। क्या क्या हो गया आपके? एक तो एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एक तो एसिडिक मीडियम दिया, और दूसरा आपके इसने क्या किया? जर्म्स जो खाने के साथ बॉडी में गए थे उन्हें किल करने का काम किया। क्लियर चीज? नाउ लास्ट, म्यूकस। अभी म्यूकस का क्या रोल है? व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस एक चिपचिपा और वेरी स्लिपरी सब्सटेंस होता है जो आपके इसी गैस्ट्रिक जूस के साथ ही सीक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है कि एक तो ये आपके स्टमक के अंदर इंटरनल एक बहुत मोटी सी लेयर बना लेता है। म्यूकस जो होता है वो क्या करता है? अंदर की तरफ एक बहुत मोटी लेयर
का फॉर्मेशन करता है। स्टमक की वॉल के इनर लेयर जो है, एक थिक लेयर जो है वो म्यूकस क्रिएट कर लेता है। इससे क्या होता है कि जो एसिड है HCl जो सीक्रेट हो रहा है, ये एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो सेल है, सेल में भी प्रोटीन होता है। हमारे सेल में भी क्या होता है, हमारे जो बॉडी को फॉर्म करने वाले जो सेल है उनमें भी प्रोटीन है। अगर आपके ये एसिड इसके कांटेक्ट में आया, मतलब एसिड जो है वो आपके क्या करेगा, जैसे ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है, पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम किया। अब ये पेप्सिन क्या हो जाएगा, आपके स्टमक की वॉल के सेल पे अगर टच हुआ तो उस सेल के अंदर के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और सेल डैमेज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि उस पेप्सिन को और इस एसिड को क्या करना है, स्टमक की वॉल पे कांटेक्ट होने से रोकना है। इट इज वेरी नेसेसरी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये आपके HCl और ये पेप्सिन जो है स्टमक की वॉल के कांटेक्ट में आए तो क्या हो जाएगा, आपके स्टमक की वॉल के जो सेल है उन्हें डैमेज कर सकते हैं। HCl एक एसिड है तो ये इरिटेशन करेगा, पेन क्रिएट करेगा। तो आपके इस एसिड से इरिटेशन जो होती है उससे बचने के लिए ये आपके स्टमक की वॉल पे टच ना हो। अब आप सोच के देखें, नॉर्मली स्किन पर एसिड लगता है तो बहुत जलता है, और अगर ये कट करके अंदर चला जाए, मसल्स पे टच होगा एसिड तो कितना जलेगा, बहुत ज्यादा पेन करेगा। तो स्टमक क्या है, एक मस्कुलर बैग है। अब उस मस्कुलर बैग पर अगर एसिड टच होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन करेगा, इरिटेशन करेगा। तो एसिड का कॉन्टैक्ट रोकना है। दूसरा, पेप्सिन का कॉन्टैक्ट स्टमक की वॉल से रोकना है, नहीं तो वो स्टमक की वॉल में जो सेल है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सेल में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो अब इसके कांटेक्ट को रोकने के लिए म्यूकस ने क्या कर दी, अपनी पूरी एक लेयर यहां पर क्रिएट कर दी, और इससे आपका जो स्टमक है वो एसिड के एक्शन से बच जाएगा। क्लियर चीज समझ में आ रही है? तो एसिड का जो एक एसिडिक इफेक्ट जो है वो स्टमक पर ना लगे, स्टमक में इरिटेशन ना हो, पेन ना हो, उसके लिए म्यूकस अंदर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। सो म्यूकस सीक्रेटेड बाय, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोव्यूलर सेल। आपके म्यूकस जो होता है वो फोव्यूलर सेल से सीक्रेट होता है। ये भी याद रखिए, ये बुक में दिए हुए हैं और क्वेश्चन बनने जैसी चीजें होती है, तो ये टर्मिनोलॉजी सारी याद रखें, ये नाम जितने भी दिए हुए हैं। तो म्यूकस सीक्रेटेड बाय फोव्यूलर सेल प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड के इफेक्ट से आपके स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करने का काम किया जाता है। क्लियर चीज? देन द फूड पासेज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से खाना इधर जाएगा, यहां पर भी आपके क्या होती है, स्फिंक्टर मसल्स होती है। कौन सी वाली स्फिंक्टर मसल होती है? यहां पर आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर होती है, याद है आपको? क्लियर? चलिए, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से खाना जो है थोड़ा थोड़ा करके इस वाले सेक्शन में आ रहा है। ये सेक्शन कौन सा है? ड्यूओडेनम। कौन सा सेक्शन है? ड्यूओडेनम। तो ड्यूओडेनम में क्या होता है वो समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट, द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूओडेनम। देखिए नोट्स वगैरह सब साथ साथ मिल रहे हैं आपको, सारा आपके सामने ही है, जो स्टेप्स हैं वो भी आपके सामने हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और साथ साथ पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब आपके अपर पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम, अब अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूओडेनम, यहां क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही खाना यहां आया, इस खाने में पहला इफेक्ट होता है आपके लीवर से सीक्रेट होने वाला बाइल जूस। लीवर से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस है ये लीवर से सीधा यहां नहीं आता, ड्यूओडेनम में डायरेक्ट नहीं आता। सबसे पहले वो स्टोर होता है कहां पर? गॉल ब्लैडर में। तो लीवर जो है वो जो बाइल जूस बनाएगा, वो बाइल जूस आपके यहां से होती हुई कहां जाएगी? गॉल ब्लैडर में एक टेम्परेरी स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करेगा? बाइल जूस को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करेगा। अब आपका जो बाइल जूस यहाँ पर स्टोर हो गया, फिर जैसे जैसे खाना यहाँ आता जाएगा और यहाँ जरूरत होगी, ये आपके इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ आएगा। अब इस ट्यूब का नाम, तो बाइल जूस को लाने वाली ट्यूब बाइल डक्ट, नाम याद हो जाएगा। बाइल जूस को लाने वाली ट्यूब क्या कहलाएगी? बाइल डक्ट। तो ये जो ट्यूब है जो गॉल ब्लैडर से ड्यूओडेनम तक आ रही है, दैट इज कॉल्ड बाइल डक्ट। नाम मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए। क्लियर? अब आपके एक तो बाइल जूस जो आ रहा है, बाइल जूस में क्या होता है? बाइल जूस में होता है बाइल सॉल्ट। नाम याद रखिएगा, बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट।
बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस में जो ये बाइल सॉल्ट है ये करता क्या है? बाइल सॉल्ट एक तो है बेसिक नेचर का, इसका नेचर कौन सा है? बेसिक। तो जो खाना यहाँ एसिडिक हो चुका था वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वापस न्यूट्रलाइज होकर के बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कारण भी बता दूं कि आगे आने वाले जितने भी एंजाइम हैं दे मोस्टली बिकम एक्टिव इन बेसिक मीडियम। जैसे यहाँ पेप्सिनोजन से पेप्सिन एसिडिक मीडियम में बना, वैसे ही यहाँ पर आगे जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे? आपके बेसिक मीडियम में वर्कआउट करते हैं। इसलिए यहाँ पर बेसिक मीडियम होना बहुत जरूरी था। तो वो बेसिक मीडियम किसने दिया? बाइल जूस में प्रेजेंट आपके बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट कौन से नेचर का सॉल्ट है? बेसिक नेचर का सॉल्ट। एक काम। दूसरा इसका जो काम है वो है आपके खाने के अंदर फैट के जो बड़े पार्टिकल होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े पार्टिकल जिन्हें फैट ग्लोब्यूल्स आप कह सकते हो, फैट बिगर फैट ग्लोब्यूल्स लिखा हुआ है, बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को ये क्या करता है? आपके एक छोटे छोटे पार्टिकल, इन्हें क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने का काम करता है। इससे क्या हो जाता है कि जो एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करेंगे दे बिकम मोर इफेक्टिव। अब आप देखो इतने बड़े पार्टिकल पर जो एंजाइम काम करने जाता है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है और एंजाइम का जो इफेक्ट है उस पार्टिकल पर प्रॉपर नहीं होता। तो प्रॉपर इफेक्ट कब होगा? जब पार्टिकल छोटी साइज का होगा, ज्यादा सरफेस एरिया पे एंजाइम जब पहुंचेगा तो वो इसे इजीली डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन इजीली करेगा। इसलिए ये फैट के बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? इट कॉल्ड योर इमल्सिफिकेशन। तो ये आपका प्रोसेस आप याद रखें, क्या नाम हो गया इसका? इमल्सिफिकेशन। किसका इमल्सिफिकेशन हो रहा है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब बड़े पार्टिकल के, बड़े साइज के पार्टिकल को छोटे साइज वाले पार्टिकल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। क्लियर चीज? चलिए, तो ये आपके इमल्सिफिकेशन हो गया। साथ साथ इट प्रोवाइड बेसिक मीडियम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पैनकेटिक जूस। पैनकेटिक जूस के जो भी एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपके यहां से प्रोवाइड हो गया। तो दो काम किए, बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, फैट का इमल्सिफिकेशन किया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज योर ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास से जो सीक्रेट होता है दैट इज कॉल्ड पैनकेटिक जूस। पैनक्रियास से क्या सीक्रेट हो जाता है? पैनकेटिक जूस। अब पैनकेटिक जूस जो है इसमें मोस्टली कई सारे एंजाइम हैं, बट हम लोग बात करेंगे दो मेन एंजाइम जो इसमें पाए जाते हैं पैनकेटिक जूस के अंदर, दैट इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। मैंने आपको उस समय बताया था बहुत सारी चीजें हैं, बट अब सारा तो यहाँ नहीं लिख पाओगे। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम लोग समझते चलेंगे और उनको लिखेंगे। तो पैनकेटिक जूस में दो इंपॉर्टेंट एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज क्या काम करते हैं वो आप ध्यान दें। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करना, तो इट इज अगेन अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हमने पहले पढ़ा, पेप्सिन, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव का, वो भी प्रोटीन डाइजेस्टिव ही हम कह सकते हैं, रेनिन। ठीक है, तीसरा जो प्रोटीन डाइजेस्टिव आ गया आपके लिए कौन सा वाला? ट्रिप्सिन। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज ब्रेक डाउन फैट। ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। कभी आपको पूछे राइट एनी नेम ऑफ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज योर लाइपेज। क्लियर चीज? चलिए, अब आपका खाना यहां पर जो डाइजेस्ट हुआ, यहां से होता हुआ कहां जाएगा? द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां जाएगा? डियोडिनम के बाद लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है वो समझते हैं। सो देखें यहां पर तो आपके अब जब खाना लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपके खाने का जो भी रिमेनिंग डाइजेशन है वो इस जगह होगा। अब यहां पर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लेयर पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कहां पर? आपके जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर होगी उस इनर लेयर में आपके कई तरीके की ग्लैंड्स हैं, हम ओवरऑल बोलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आपके क्या होगा? कुछ लिक्विड सीक्रेट होगा जिसको इंटेस्टाइनल जूस आप कह सकते हो, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कह सकते हो। क्लियर? तो आपके यहां पर जो आपका जो फूड पहुंचा, उस फूड के साथ इंटेस्टाइन की वॉल में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वहां से एक लिक्विड सीक्रेट हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस। उसमें बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं।
हम लोग नाम में नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल वो सारे एंजाइम मिलकर करते क्या है। तो वो सारे एंजाइम जो है वो आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। अभी तक जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ 30% हमने देखा था माउथ के अंदर हो गया था सलाइवरी एमाइलेज से। अब बचा हुआ आपके कार्बोहाइड्रेट यहां पर कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। फिर आपके फैट, जो अभी यहां पर भी फैट का डाइजेशन हुआ, लेकिन जो यहां बचा कुचा रह गया वो आपके यहां पर फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और किसके अंदर? ग्लिसरॉल के अंदर। क्लियर चीज। उसके बाद आपका जो प्रोटीन, अभी तक जो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड के अंदर। तो कुल मिला के 3 काम यहां पर हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फिर आपके फैट का डाइजेशन होता है तो फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फिर लास्ट जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इनटू एमिनो एसिड्स। क्लियर चीज। तो ये आपके सारे इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा होने वाले फंक्शन है। क्लियर चीज, समझ में आ गई बात। ये लास्ट आपका डाइजेशन का स्टेप रहता है, यहां तक आपका पूरा डाइजेशन आते आते कंप्लीट हो जाता है। अब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आगे कहीं डाइजेशन नहीं होता, यहीं पर एक दूसरा स्टेप आपका स्टार्ट हो जाता है। हमने जो स्टार्टिंग के स्टेप्स पढ़े थे डाइजेशन के, क्या क्या था? सबसे पहले इंजेशन, खाना अंदर लेना, उसके बाद क्या था? डाइजेशन। तो डाइजेशन वाला स्टेप यहां कंप्लीट हो गया। अब आपका स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? आप लोगों को मैंने बताया था नाम, स्पेशल तरीके की सेल जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड में से, डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोसाइट सेल। यहां पर नाम लिखा होगा, ये रहा सीट। एंट्रोसाइट सेल जो है वो फूड को क्या करती है? डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करके क्या करती है? वो एब्जॉर्ब करके उसे डाल देती है कहां पर? आपके ब्लड लाइन के अंदर, क्योंकि आपकी ब्लड लाइन की सप्लाई होती है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये है तो अंदर की तरफ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ये कुछ पैटर्न रहता है, तो इस तो खाना यहां पर चलता है इस जगह। तो अब ये जो पोर्शन है यहां पर ब्लड लाइंस की सप्लाई होती है, ब्लड लाइन आती है सारी, और जो भी न्यूट्रिएंट खाने में से एब्जॉर्ब होता है वो इसे एब्जॉर्ब करके कहां डाल देगा? ब्लड के अंदर डाल देगा। क्लियर चीज। तो ब्लड लाइन के अंदर जो भी एंट्रोसाइट सेल जो फूड को एब्जॉर्ब करेगी, डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, उसे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड लाइन के अंदर एंटर करवा देगी। वहां से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी? उसे लेकर के आपके हर सेल तक जाएगी। ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में रोटेट होता है, सर्कुलेट होता है, तो वो जो न्यूट्रिएंट जो ब्लड में गए वो क्या होंगे? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे, बॉडी की हर सेल तक उन न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, और फिर उस फूड से आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है, कई दूसरे कंपोनेंट का सिंथेसाइज होता है, मतलब कुल मिलाकर उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है। और वो आपका फोर्थ स्टेप था, कौन सा? एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड। जो आपने फूड एब्जॉर्ब किया उस फूड का क्या होगा? यूटिलाइजेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्लियर। तो आपका फूड एब्जॉर्ब हो गया किसके द्वारा? एंट्रोसाइट सेल के द्वारा। कहां भेजा? ब्लड लाइन में भेजा, और ब्लड के द्वारा वो ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल इन द बॉडी, बॉडी के हर सेल तक उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। समझ में आ रही है बात? इजी है। नाउ नेक्स्ट, फिर बचा हुआ, अब जो डाइजेस्ट होना था हो गया, जो एब्जॉर्ब होना था हो गया, यहां पर काफी सारा। अब बचा हुआ अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड, वो सारा कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फूड रोटेट करेगा। देख लें क्या बात है, ये है। तो फूड को यहां से घूमते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में रोटेट होते हुए यहां आना है रेक्टम तक। अब यहां पर क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता दूं। जब फूड यहां से ट्रेवल करता है तो पहला एक तो इस ट्यूब के अंदर कुछ वही है एब्जॉर्बिंग का काम होता है, और उसमें मोस्टली आपके जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस चीज का होता है? वाटर एंड सम सॉल्ट, कुछ विटामिन, सॉल्ट, कुछ वाटर, ये जो पोर्शन है ये सारा यहां एब्जॉर्ब होता है। तो आप देख लें वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर यहां हो जाएगा तो वॉट एवर इज हियर, जो भी यहां पर है, इट बिकम ड्राई, वो चीज क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, एकदम से ड्राई कंडीशन है। इफ इट इज ड्राई देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल इन दिस ट्यूब, वो चीज इस ट्यूब में बहुत मुश्किल है उसको ट्रेवल करवाना, क्योंकि कोई चीज सूखी होती है, एकदम ड्राई होती है, तो वो इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती। सो व्हाट इज नीड?
कि उसे क्या किया जाए, लुब्रिकेटेड किया जाए। उसे लुब्रिकेशन अगर मिल जाएगा किसी तरीके से तो इट विल इजी फॉर इट टू ट्रेवल। उसके लिए क्या हो जाएगा, वो ट्रेवल करना आसान हो जाएगा। और फिर आपका ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, वो यहाँ से आपके जो सीकम वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ से उसे म्यूकस का एक सप्लाई मिलता है जो इसके ऊपर क्या हो जाता है, पूरा लग जाता है और ये एकदम लुब्रिकेटेड हो जाता है। और फिर इजीली ये आपके क्या होता है, धीरे धीरे इस लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूब में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करता हुआ ये सारा इस चीज कहाँ आएगा, आपके रेक्टम में आएगा और टेम्परेरी कुछ समय के लिए वो रेक्टम में क्या हो जाएगा, सारा वेस्ट स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो वेस्ट आपके एनस से होता हुआ फिसेस के फॉर्म में, है ना, वेस्ट जो आपके फिसेस के फॉर्म में आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर चीज। तो आपके एनस पर भी मैंने आपको बताया था स्पिंचर मसल्स, एनल स्पिंचर मसल्स होती है, 2 एनल स्पिंचर मसल्स होती है जो वेस्ट का जो आउटफ्लो है उसे क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्लियर चीज। तो ये आपका डाइजेशन प्रोसेस है पूरा। मैं आपको एक बार ओवरऑल फटाफट पूरा प्रोसेस शॉर्ट में वापस बता देता हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई, आपके माउथ से हुई। माउथ के अंदर क्या है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। टीथ का काम खाने को चबाना, च्यूई करना, ग्राइंड करना, एकदम चूरा बना देना। उसके बाद टंग का काम क्या होता है, उसे रोटेट करना, सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्सअप करवाना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सलाइवा का। सलाइवा का 2 मेन काम हम लोग कह सकते हैं, एक आपके खाने को मॉइस्चराइज करना और दूसरा जो होता है वो है आपके खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन करना। कौन करता है, तो सलाइवा के अंदर एक पाया जाता है एंजाइम दैट इज कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। वो आपके कार्बोहाइड्रेट को 30% तक क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, जो स्टार्च है, उसे वो क्या करता है, सिंपल शुगर मेल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ आपके सलाइवा का एक और काम मैंने बताया था, जो आपके माउथ के अंदर जो बैक्टीरियल जो एक तरीके से इन्फेक्शन होता है या आपके माउथ को जर्म से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है ना। अब आपका खाना जो है वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, एक पेस्ट जैसा फॉर्म आ जाता है, दैट इज कॉल्ड बोलस। वहां से खाना ट्रेवल होकर के फेरिक्स से ट्रेवल होता है, फिर आपके इसोफेगस में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से खाना कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। स्टमक में आके क्या करता है वो, स्टमक में आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, फिर आपके रेनिन, HCl और म्यूकस। अब आपके सबसे पहला काम, आपके जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। दूसरा आपका रेनिन का काम क्या होता है, वो आपके छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये इसका काम होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और छोटे बच्चों का जो फूड होता है वो मिल्क बेस्ड फूड ज्यादा होता है, इसलिए उनके अंदर इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है रेनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। क्लियर। तो रेनिन का काम क्या हो गया, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। इसके बाद HCl की बात करें, HCl क्या है, एक एसिड है, तो एक तो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है क्योंकि पेप्सिन को एक्टिव बनाने के लिए चाहिए होता है। दूसरा क्या होता है, ये आपके खाने के साथ जो जर्म्स आपकी बॉडी में जाते हैं उन्हें किल करने का काम करता है। ठीक है। लास्ट जो आपकी चीज रहेगी दैट इज द म्यूकस। म्यूकस का क्या काम रह गया, म्यूकस एक इंटरनल, एक काफी थिक लेयर, स्टमक के अंदर इंटरनल एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसके द्वारा एसिड और पेप्सिन जो है स्टमक की वॉल पे टच नहीं हो पाते। एसिड का एक काफी एसिडिक इफेक्ट हो सकता है, जलन क्रिएट कर सकता है। आपने देखा होगा जब इंडाइजेशन होता है, एसिड बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे स्टमक में एक जलन सी होती है, एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं। तो वही एसिडिटी हमेशा ना हो उसके लिए आपकी म्यूकस की लेयर होती है, और वो म्यूकस की लेयर क्या करती है, आपके इस एसिड को स्टमक की वॉल पे टच होने से रोकता है। ठीक है। अब आपके नेक्स्ट जो है वो खाना जो है वहां से ट्रेवल होकर के काइम के फॉर्म में कहां जाएगा, वो पहुंचेगा आपके डियोडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पोर्शन। वहां पर 2 ग्लैंड अटैच है। कौन कौन सी हैं, एक लीवर है और दूसरा आपका पैनक्रियाज है। लीवर से आपके बाइल जूस सीक्रेट होता है। बाइल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। बाइल सॉल्ट का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। इसका फंक्शन अगर कहें तो एक तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस, जैसे पैनक्रियाटिक जूस है और भी दूसरे आगे के जूस हैं, वो सारे बेसिक मीडियम में इफेक्टिव होते हैं, तो वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड हुआ। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जो खाने के अंदर बिगर फैट ग्लोब्यूल्स होंगे उसे वो क्या करेगा, इमल्सिफाई करके उसे छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। क्लियर, फंक्शन समझ में आ रहा है। लीवर से बाइल
जूस, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट, उसका काम क्या है, एक तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना और दूसरा बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर चीज, समझ में आ गई। इसके बाद आपके काम आता है पैनकेटिक जूस का। पैनकेटिक जूस में दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज आपके ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या, आपके फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का काम क्या, जो फैट है उसे डाइजेस्ट करना। क्लियर चीज, तो यहां पर आपके डिओडिनम का काम हो गया। उसके बाद आपके बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ इनर लेयर पर आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है जो इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। ओवरऑल उन सारे जूस का जो काम है वो आपको बता देता हूं, वो 3 तरीके के काम करती है। पहला, आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। दूसरा, वो क्या करती है, वो आपके जो प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। और तीसरा जो है फैट को, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करती है। क्लियर चीज, तो ये आपके इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन हो गया। यहीं पर एक काम और होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वो किसके द्वारा होता है, एंट्रोसाइट सेल के द्वारा होता है। वहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाम बता दूं विलई। नॉर्मली अपने यहाँ पर सिलेबस में इस बार दिया नहीं है, बट मोस्टली सीबीएसई बुक्स के अंदर वहां ये बताया जाता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, दैट इज विलई, जो सरफेस एरिया बढ़ा करके फूड में से न्यूट्रिएंट का ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। वो जो भी चीजें एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी ब्लड लाइन के अंदर। वहां पर ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है विलई के साथ, एंड्रोसाइट सेल के साथ, और वो आपके सारे न्यूट्रिएंट को ब्लड लाइन में डाल देता है। और ब्लड लाइन से वो सारा कहाँ जाएगा, ब्लड के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होंगे बॉडी के हर सेल तक। क्लियर, वो जो सेल है वो क्या करेगी, वो न्यूट्रिएंट का यूज करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन का काम भी होगा, बॉडी बिल्डिंग का काम भी होगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ का काम भी होगा, मतलब कुल मिला के यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, उस फूड का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब उसके बाद अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड ट्रेवल करेगा, कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है, वाटर और सब इंपॉर्टेंट सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होना। वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से वो जो जितना भी वेस्ट वहां पहुंच रहा है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड, इट बिकम ड्राई। ड्राई कंडीशन में वो इजीली ट्रेवल नहीं कर सकता उस ट्यूब में। सो वहां पर क्या होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जो म्यूकस उसके ऊपर पूरा लगता है जिससे वो लुब्रिकेटेड हो जाता है, और फिर वो आपका पूरा खाना पूरा जो वेस्ट सब्सटेंस है वो इजीली उस लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूब में क्या होता है, ट्रेवल करता है। और फिर फाइनली वो ट्रेवल करके कहाँ आता है, रेक्टम में आता है। रेक्टम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ दैट वेस्ट, वो कुछ समय के लिए वहां पर इकट्ठा होता है और फिर आपके एनस के थ्रू वो आपकी बॉडी से वेस्ट सारा बाहर चला जाता है। सो दिस इज योर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया, और कभी आपके एक्सप्लेन करने की बात आए तो आप लोग इसी तरीके से जैसा मैंने बताया पार्ट टू पार्ट सेक्शन करके आप उसको पूरा एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, सो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। मैं अब आगे जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अब लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम लोग उसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। काफी सारे अभी सिस्टम हैं जिनको हमको बारी बारी से पढ़ना है। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।